करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। आप सभी का स्वागत है सीपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रकाश। जैसा कि आपको याद होगा, आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग कुछ रिलेवेंट टाइप्स लेकर आते हैं। तो उन्हीं टाइप्स में आज का सबसे पहला टाइप है जो एग्जाम्पल के जरिए ऑन द बोर्ड दिया गया है। आइए इस एग्जाम्पल से आज शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है कि एक सम है 10,000 का, जिसको दिया गया है 8% एंड रिमेनिंग को दिया गया है 10% पे, और इससे हमें एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 9.2। तो ये जो 9.2% है वो किस पर है? तो वो टोटल पर है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इस कैश को दो स्कीम में लगाया था। एक लगाया था 8% वाला, एक लगाया था 10% वाला, और इन दोनों स्कीम को जब मैंने कंबाइंड किया तो ओवरऑल मुझे आउटकम्स क्या मिला है? 9.2। आप जानते हैं एवरेज का मतलब क्या? टोटल। और टोटल कैसे बना होगा? तो टोटल इन दोनों को जोड़ने पर बना होगा। और याद रखिएगा, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा को जोड़ने पर टोटल बनता हो, आप एलिगेशन यूज कर सकते। एलिगेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा जरूरी पहलू होता है, क्योंकि बहुत आदमी कहते हैं यहां एलिगेशन लगेगा, यहां नहीं लगेगा। कुछ आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एलिगेशन कब लगाना चाहिए या कब नहीं लगाना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा को जोड़ने पर टोटल बनता हो, आप एलिगेशन इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं यहां कि पहला पहलू जो है वो हमें 8% इंटरेस्ट देता है, दूसरा हमें 10% देता है, जबकि एवरेज का मतलब ओवरऑल हमें क्या देता है? 9.2 देता है। और अगर ओवरऑल है तो ओवरऑल बना कैसे होगा? तो दोनों क्षेत्र को आपस में क्या करने पर? जोड़ने पर। और याद रखिएगा, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा को जोड़ने पर टोटल बनता है, आप क्या यूज करते हैं? एलिगेशन। बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि जब कभी भी दो या दो से ज्यादा को जोड़ने पर टोटल बनता है, हम एलिगेशन इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं पहला को हमने कितने परसेंट पे लगाया है? 8% पे। दूसरे को मैंने कितने परसेंट पे लगाया है? 10% पे। और ओवरऑल पे मुझे क्या मिला है? 9.2। तो ओवरऑल को कहां लिखा जाए? बीच में। और इन्हें क्रिस क्रॉस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बताइए, इन्हें घटाइएगा तो ये क्या देगा? तो आप कह सकते हैं ये 1.2 देगा। और इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा? तो ये हमारा 0.8 आएगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों में डेसिमल है, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। और ये रेशियो क्वांटिटी का आता है। याद रखिएगा, ये रेशियो किस चीज का आता है? क्वांटिटी का आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये 4 से कटेगा 2 टाइम्स, ये 4 से कटेगा 3 टाइम्स, और हमारा टोटल कैश दिया गया है 10,000। हमारा टोटल कैश दिया गया है 10,000। तो क्या हम 10,000 में इस रेशियो को बंटवारा नहीं कर लेंगे? आप सभी रेशियो थोड़ा बहुत जानते हैं, और आपको पता होगा कि पहला पार्ट रेशियो से 2 है, दूसरा पार्ट रेशियो से 3 है। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? 5, और 5 बराबर 10,000 का। तो आप कह सकते हैं 1 बराबर क्या होगा? 2,000। और अगर 1 बराबर 2,000 है तो 2 बराबर क्या होगा? 4,000। एंड 3 बराबर क्या होगा? 6,000। तो आप कह सकते हैं कि हमारा दोनों शेयर कितना कितना था? 4,000 एंड 6,000। मुझे यही शेयर बताना था। जो रेशियो आता है वो क्वांटिटी का आता है, और यहाँ टोटल क्वांटिटी मेरा कितना था? 10,000। तो हम 10,000 का बंटवारा कर लेंगे। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को लाने का महत्व ये था कि आप इसमें एलिगेशन यूज कर पाए। आप इसे सिंपल इंटरेस्ट पे ना तोड़े, आप इसे एलिगेशन यूज कर पाए, ये बड़ा जरूरी है। तो प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। आइए अगली एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ये कह रहा कि एक मैन है, इन्वेस्ट करता है 8,000, जिसमें कह रहा है कि एक स्कीम है जो 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट देता है फॉर 2 इयर्स। 8,000 20% से 2 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्कीम। ये इसका बड़ा ही खास पहलू है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्कीम इज 400%। ये इज लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेलिंग एरर है। इज 400% मोर देन, 400% है, ठीक है? 400% मोर देन the interest on some another amount from the another scheme giving 8% per annum for 4 years aside। प्लीज इस लाइन को अच्छे से पढ़ा जाए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्कीम से जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो बताइए इस स्कीम का प्रिंसिपल क्या है? 8,000। हमने लिखा 8,000। लैंग्वेज जो कहता है बस उसे लिखिएगा, और कोई भी परसेंट ना बॉडी का होता है। बॉडी मतलब प्रिंसिपल। तो आप कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है? 8,000। मैंने लिखा। और आप जानते हैं इस 8,000 को मैंने 20% 2 इयर्स के लिए सीआई पे लगाया है।
आप याद बस ये रखिएगा कि CI सक्सेसिव ट्रीट करता है, CI सक्सेसिव ट्रीट करता है। तो अगर मैंने 20% 2 इयर्स के लिए CI पे लगाया है तो मुझे 20% का 2 बार सक्सेसिव करना होगा। आप में से बहुत सारे आदमी को ये साइकोलॉजिकली डील कर लेंगे और वो साइकोलॉजिकली जानते भी होंगे कि यह क्या होता है 44। तो आप कह दीजिएगा कि 2 साल का 20% से CI क्या होगा 44%। आप 44 डायरेक्ट भी कह सकते हैं, वैसे आप एम्फसाइज भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आप खुद हमें बताइए कि 20% का 2 साल का सक्सेसिव क्या होगा 44। तो आप कहिएगा कि इस स्कीम से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 44%। और क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्कीम से जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है इज, कभी भी EMR वाज वेयर सेल्स वुड लिखा हो तो आप वहां बराबर का साइन दीजिएगा। और ये बोला है 400% मोर, अगर मोड बोला गया है तो आप इसमें 100 जोड़ कर लिखिएगा, अगर मोड नहीं बोला रहता तो सीधा 400 का 400 लिखते। तो यहाँ 400% मोड बोला है तो आप 100 जोड़ कर लिखिएगा तो 500% लिखिएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। और उसके बाद उसने बोला है कि एक अनदर स्कीम है, अनदर स्कीम का अनदर सम है। तो अगर अनदर स्कीम का अनदर सम है तो मुझे नहीं पता उस स्कीम का सम क्या है, तो मैंने माना कि उस स्कीम का सम P है। और उस अनदर सम पे अनदर स्कीम में 8% से 4 साल का SI बोला गया है। याद रखिएगा SIRT होता है, क्योंकि SI सिंपल परसेंट होता है, वो जनरल ट्रीट किया जाता है। तो बताइए 8% से 4 साल का SI क्या होगा, तो सीधा 8 गुने 4 आप कर देंगे। तो आप कहेंगे कि 8 क्या होगा 32% होगा। तो आप कह दीजिएगा कि इससे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 32% इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट है वो 500% है इस इंटरेस्ट का। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से ट्रीट कीजिएगा, लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। यहां पर बोला गया है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्कीम, तो दिस स्कीम से इंटरेस्ट तो यही मिला है। और ये इंटरेस्ट 400% मोड है, अगर 400% मोड बोला है तो इसको क्या लिखिएगा 500%। और ये जो 500% है वो किसका अनदर सम का इंटरेस्ट का। तो अनदर सम मुझे नहीं पता, मैंने P बोला है। और वो कितना परसेंट कितना साल, तो 8% 4 साल। तो 8% 4 साल SI क्या देगा, तो SI सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है RT, जबकि CI सक्सेसिव होता है, जबकि SI क्या होता है RT होता है। सीधा रेट इनटू टाइम कर दिया जाए। तो आप खुद बताइए 8% से 4 साल का SI क्या होगा 32%। प्लीज स्ट्रक्चर को अच्छे से आप लिखिएगा, अगर आप स्ट्रक्चर को कॉन्फिडेंटली लिख लेते हैं आपका काम आसानी से हो जाएगा। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा। तो आइए इसे इवैल्यूएट करते हैं। आप सभी जानते हैं 0000 कट जाएगा, ये 00 से ये 00 जाएगा। 32 5 जा 160 होता है, और 160 से आप कह सकते हैं 50, तो आप कह दीजिएगा 2200। तो आप कहिएगा कि यहाँ हमें कितना इंटरेस्ट प्रिंसिपल रहा होगा, तो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा 2200। तो मुझे क्वेश्चन ने बोला है टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ बोथ स्कीम का। अगर मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है तो बात साफ है, हम कह सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना। तो आपको याद होगा पहला स्कीम पे हमने लगाया था 8000 और दूसरा स्कीम से अभी अभी आया है 2200। तो आप कह दीजिएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है 10200। यही हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कि SI सिंपल ट्रीट किया जाता है। तो अगर SI परसेंट में निकालना हो तो सीधा R इंटू T आप कर सकते हैं। 8% 4 साल तो कितना 8 चौक 32%, सीधा आप बोल सकते हैं 8 4 जा 32%। लेकिन CI सक्सेसिव ट्रीट करता है, बस ये याद रखें कि CI सक्सेसिव बिहेव करता है, वो जनरल बिहेव नहीं करता है। CI और SI में बेसिक डिफरेंस यही है। प्लीज इस लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा, इसे अच्छे से बनाइएगा। आइए अगली एग्जांपल को देखते हैं। मुझे कहा गया कि ABC जो है वो एम्प्लॉयड किए गए हैं एक पीस ऑफ वर्क पे 529 के लिए, 529 रुपए के लिए। अब बोला गया है कि A एंड B टुगेदर जो है वो 19/23 ऑफ वर्क करता है। यहां से स्टार्ट लीजिए। A एंड B टुगेदर जो है वो 19/23 वर्क करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 19/23 ऑफ वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि टोटल वर्क 23 था, जिसमें से A एंड B 19 काम करता है। टोटल वर्क 23 था, जिसमें से A एंड B 19 काम करता है। और फिर क्वेश्चन ने बोला है अगेन,
और अब क्वेश्चन ने बोला है कि बी एंड सी 8/23 ऑफ द वर्क करते हैं, तो अब बी एंड सी मिलकर करते हैं, बी एंड सी मिलकर करते हैं 8/23 ऑफ वर्क। तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क 23 था, जिसमें से बी एंड सी मिलकर करते हैं 8 वर्क। तो मुझे अमाउंट ऑफ ए बताना है, मुझे अमाउंट ऑफ ए बताना है। याद रखिएगा, अगर मुझे ए का शेयर चाहिए तो मुझे सबसे पहले ए का काम पता होना चाहिए कि आखिर ए ने कितना काम किया है, क्योंकि अगर मुझे शेयर ऑफ ए चाहिए तो मुझे वर्क ऑफ ए बताना होगा, क्योंकि वर्क जितना भी ए करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, क्योंकि हर एक आदमी को उतना ही पैसा दिया जाता है जितना वो काम करेगा। तो बात साफ है, मुझे चाहिए शेयर ऑफ ए, इसका मतलब साफ है मुझे पता करना पड़ेगा कि ए ने कितना काम किया है। तो आप मुझे बताएं ये काम कौन कर रहा, तो ये काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, और अगर ये काम तीनों मिलकर कर रहे हैं तो इसमें ए एंड बी मिलकर 19 करता है, जबकि टोटल वर्क 23 है। तो बताइए जो काम बच गया वो कौन करता है, तो वो सी करता होगा। तो बताइए कितना काम बच गया, 4। तो आप देख सकते हैं जो पहली स्टेटमेंट है इसमें हमें ए नहीं पता चला पर्सनली, क्योंकि हमें ए एंड बी का कंबाइंड वैल्यू पता है 19, लेकिन ए का हमें पर्सनल वैल्यू पता नहीं चला। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें इस दूसरी इक्वेशन से, तो यहाँ बी एंड सी मिलकर कितना कर रहा है 8, जबकि टोटल वर्क कितना है 23। तो बताइए टोटल 23 है, इसमें से बी एंड सी अगर 8 करता है तो बताइए कौन बच गया है, तो आप कहेंगे कि सी ए बच गया। और ये जो ए बच गया है ये कितना काम करता है, तो ये कहेंगे कि 15 काम करता है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि ये दोनों मिलकर 8 काम किया है, जबकि टोटल काम 23 है। तो टोटल 23 में से 8 घटा दीजिएगा तो जो बचेगा वही ना ए करेगा। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी इक्वेशन से मुझे ए का पर्सनल वर्क पता चल गया। अगर मुझे दूसरी इक्वेशन से ए का पर्सनल वर्क पता चल गया है तो बात साफ है दूसरी इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट था, यहां पहली इक्वेशन का कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर यहीं पे सी का डिमांड किया रहता तो पहली सफिशिएंट रहता, दूसरे का कोई जरूरत नहीं था। तो प्लीज लैंग्वेज को समझिएगा, मुझे अगर शेयर ऑफ ए चाहिए इसका मतलब साफ है मुझे ए का वर्क पता होना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं दूसरी इक्वेशन में बी एंड सी ने मिलकर 8 किया है, जबकि टोटल वर्क 23 है। तो 23 में से 8 को घटा दीजिएगा तो जो बचा वही ना ए किया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए ने 15 काम किए हैं, तो उसको पैसा भी कितने काम का मिलेगा, 15 काम का मिलेगा। अब आप मुझे बताइए टोटल वर्क है कितना, तो आप देख सकते हैं टोटल वर्क 23 है, और इस टोटल वर्क 23 के लिए हमें कितना पैसा दिया जाता है, तो हमें टोटल काम के लिए ही 529 रुपए दिए जा रहे हैं। तो हमें टोटल काम के लिए ही 529 रुपए दिए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक काम के लिए कितना रुपया होगा, तो आप कह सकते हैं एक काम के लिए 23 होगा, क्योंकि 23 से 23 टाइम में ये कट जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 529 जो है 23 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं टोटल वर्क है कितना 23, और इस टोटल वर्क 23 के लिए ही ना टोटल कैश 529 दिए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं 23 के लिए 529, तो एक के लिए कितना होगा 23। तो मुझे चाहिए शेयर ऑफ ए, तो आप मुझे बताइए शेयर ऑफ ए चाहिए तो ए ने कितना काम किया है, तो आप देख सकते हैं ए ने 15 काम किया है, तो उसको पैसा भी कितने काम का मिलेगा, 15 काम का मिलेगा। और आप मुझे बताइए एक काम के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है 23, तो बताइए 15 काम के लिए कितना पैसा होगा, तो 23 में 15 से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो आप कह सकते हैं कि 15 3 जा 45, 15 2 जा 34, तो आप कह सकते हैं 345 रुपये मिलेगा। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा और इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमें जिसका शेयर निकालना होगा हमें उसका वर्क पता होना चाहिए कि आखिर उसने कितना काम किया था। तो आप देख सकते हैं ए ने 15 काम किया था, तो बात साफ है उसे शेयर भी कितने काम का मिलेगा, 15 काम का। और टोटल वर्क है कितना 23, और टोटल 23 वर्क के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है 529। तो आप कह सकते हैं कि एक काम के लिए 23, तो टोटल 15 काम के लिए कितना दिया जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 15 काम के लिए 345 रुपये मिलेगा। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा, चीजों को समझिएगा, जो आज सीखें उसका ख्याल रखिएगा। अगले दिन फिर कुछ रैंडम एग्जांपल्स लेकर हम लोग बातचीत करेंगे और चीजों को बेहतर करेंगे। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं।